हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट। आज हम 28 नवंबर का द हिंदू का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है जी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है सेशन के अंदर तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर दूं। ठीक है, कोई भी लर्निंग करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट या कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो बताएं ज़रूर कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, एंड अगर आपको कैसा लगा, ठीक है। और थर्ड, अगर जब आप एग्जाम देकर आते हो उसके बाद जरूर जरूर अपने कमेंट्स शेयर करा करो कि दिस वाज हेल्पफुल, आप अगर ये करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, आप इंस्टा पे भी मेरे साथ बात कर सकते हो। एट आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। एजुगिरी पर भी होती हूँ, बट एट आई एम लॉगरी पर मैं ज़्यादा रिप्लाई कर पाती हूँ। ठीक है ना, एक जगह पे ज़्यादा कॉमेंट्स। ठीक है, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, loggery.in पर आई होप आपके जो बंडल्स आपने मांगे थे मेरे से कि कहा था कि कर दो, वो मैंने कर दिए। जैन टू जून का एक बंडल है और जून टू दिसंबर का एक है। तो यस, इस पे आपको बहुत ऑफ मिल जाएंगे, चाहे वो MCQs हैं चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हैं, दोनों में ही आपको बंडल्स जो है वो मिल रहे हैं। एक और बंडल भी है जिसमें जैन टू अक्टूबर आपको मिल रहा है, वो भी बहुत सस्ता मिल रहा है, जिसमें आप ये भी कर सकते हो, जैन टू अक्टूबर ले लिया और फिर नवंबर दिसंबर अलग से ले लिया। उसमें आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। ठीक है, यही बताना था बस। चलो, अदानी ग्रीन डिनाइज ब्राइबरी। ब्राइबरी का मतलब क्या होता है? पैसे लेना। ठीक है, ब्राइबरी। एंड US FCPA वायलेशन चार्जेस स्टॉक्स रिकवरी शार्प। तो अदानी के नीचे गिरे थे स्टॉक, ठीक है ना, वो ऊपर आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी पता चला है कि एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने पैसे लिए थे। ठीक है ना, तो अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रूव नहीं हुआ है कि लिए हैं। ठीक है ना, तो वापस से जो शेयर्स हैं इनके चढ़ गए। तो हम ये ऑलरेडी नोट्स बना चुके हैं डिटेल के अंदर, हमें पता है स्टोरी क्या है। कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल जो इंडिया के हैं उन्होंने पैसे लिए हैं। ठीक है ना, तो हुआ है ये करप्शन। अगर हुआ भी है तो अब अदानी कह रहा है नहीं हुआ है। ठीक है, एंड जो US के नए प्रेसिडेंट बने हैं वो तो जो लॉ है, ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं कि जहाँ पर जिस कंट्री में अगर करप्शन चलती है तो हमारी कंट्री, हम कंपनी क्यों पीछे रहे? अगर पैसे देके कहीं पे काम होता है तो करो ना। हमें बस बिजनेस ऊपर जाता हुआ चाहिए, ये बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। तो आने वाले टाइम में ये केस खत्म हो जाएगा। ये मैं तुम्हें बार बार इसलिए बता रही हूँ कि समझ रखो। ठीक है ना, कि इंडिया की तरफ बाइडन का क्या नजरिया है, ट्रम्प का क्या। एड नीडेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग प्लास्टिक्स। अब यहाँ पर इंडिया का क्या सीन है देखो, ये लिखना नहीं है, समझना है। COP29 हुई बाकू में, क्या समझ में आया तुम्हें COP29 से? कमेंट्स में कोई मुझे बता सकता है? मैंने बताया भी था कि इंडिया नाराज होकर आया है। इंडिया क्या कह रहा है कि तुम क्लाइमेट फाइनेंस, तुम कह रहे हो क्लाइमेट चेंज से बचना है, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स ना यूज़ करें, वो ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करें, रेन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करें। बट वो कह रहे हैं कि भैया तुम पैसा तो दो हमको, पैसा तो देना पड़ेगा। तुम भी तो बड़े, तो ये करके ही पॉल्यूशन करके, तुमने पॉल्यूशन कर करके अपने देश को आगे बढ़ा लिया, अब हमको भी पॉल्यूशन कर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर, क्योंकि आगे तो हम बढ़ेंगे, रुकने वाले तो हम है नहीं है। तो इंडिया हर जगह पैसे मांगने पे आ जाता है। मतलब इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है ना, पर इंडिया भी सही है कि भाई तुम कह रहे हो पॉल्यूशन मत करो, बट उसके लिए तुम्हें ही पैसे देना पड़ेगा क्योंकि तुमने ही वर्ल्ड का ये हाल किया है। तो प्लास्टिक्स की बात चली तब भी इंडिया ने बोला कि भैया पैसा दो और तमाशा देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज विल कंप्लाई विद कंट्रोल मेजर्स ऑन प्लास्टिक ओनली इफ दे आर कॉम्पनसेटेड फॉर द कॉस्ट दे इंटेल। इंडिया क्या कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है प्लास्टिक यूज करना, या जो भी आप कह रहे हो कि ये मत करो प्लास्टिक के साथ, वो मत करो, हम वो तभी कर पाएंगे अगर आप हमें पैसे देंगे। And in a proposal at the Global Plastics Treaty negotiations on Wednesday, this is India's first substantive move during the talks being held in South Korea, Busan। तो मैंने बेसन से आपको याद करवाया था, कहाँ पर ये टॉक्स चल रही है? बूसन में चल रही है, जो कि साउथ कोरिया में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। These and many other concepts are at the heart of the talks involving around 170 countries, officially called the Fifth Intergovernmental Negotiations Committee, which is administered by United Nations Environment Programme. Talks are scheduled to conclude on December 1. India has proposed that a new dedicated multilateral fund be created with contributions to be additional and distinct from other financial transfers. अब यहाँ पर इंडिया क्या कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो हम प्लास्टिक यूज ना करें, या फिर हम प्लास्टिक से रिलेटेड जो आप कह रहे हो अच्छा ये करो, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो हमारी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है, क्योंकि वो सस्ता है।
ठीक है ना। अब अगर आप कह रहे हो कि कोई सस्ती चीज मत यूज करो, अगर कोई मुझे कह रहा है कि बेटा तुम एक्टिवा पे मत जाओ, तुम गाड़ी पे जाओ, तो हम ये कहेंगे ना, अच्छा चल तू दिला दे, फिर दिला दे, मैं गाड़ी पे चला जाऊंगा, एक्टिवा पे नहीं जाता है, ठीक है ना। कोई अगर कहेगी ये सेफ है, तुम गाड़ी यूज करो, गाड़ी सेफ है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे तू दिला दे। तो वैसे ही करें, ये कह रहे प्लास्टिक मत यूज करो डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया जैसी कंट्रीज को, तो यूएसए को इंडिया कह रहे चल तू पैसे दे दे फिर मेरे को, ठीक है। This fund would be governed by a duly constituted subsidiary node body that will also facilitate transfer of technology from developed countries to developing countries for achieving a just transition towards sustainable production and consumptions of plastics. अब यहाँ पर थोड़े से नोट्स हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत क्लियर कट इन्होंने चीजें दी हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन, तो हम वो लिखेंगे। दैट इज क्या बात करेंगे, फिफ्थ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमिटी। तो ये फिफ्थ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमिटी जो है, कौन एडमिनिस्टर कर रहा है इसको, एडमिनिस्टर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कौन एडमिनिस्टर कर रहा है इसको, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो इसको एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करने की कोशिश करें, ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी नेगोशिएशन चल रही है, क्या चल रही है, ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी नेगोशिएशंस, ठीक है ना, ये चल रही है। तो ये क्या चल रहा है, फिफ्थ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमिटी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी की नेगोशिएशंस चल रही हैं कहाँ पर, बुसन साउथ कोरिया में। और इंडिया क्या कह रहा है कि एक फंड बना लो, एनएल सैट और एआईटी वाले जो हैं वो इस चीज को अपने एसेज में, अगर क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आ जाता है तो ये जरूर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो हम लिखेंगे, इंडिया ने क्या प्रपोज किया है, इंडिया हैज proposed to create a dedicated multilateral fund with contributions to be additional and distinct from other financial transfers। तो इंडिया क्या कह रहे हैं कि आप डेडिकेटेड फंड बना लो, ठीक है ना, हमको पैसे दे दो, हम ट्रांजिशन, और इस डेडिकेटेड फंड को जो बॉडी संभालेगी, जो भी बॉडी इसको संभालेगी, वो फंड्स भी हैंडल कर लेगी और वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देगी डेवलप से डेवलपिंग नेशंस में, जिसमें कि हम प्लास्टिक्स कम यूज करें, ये कह रहा है इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, कितना सुंदर लिखा है मैंने, वाह मजा आ गया, कितनी हैंड राइटिंग मैंने इंप्रूव करी है अपनी। अनदर मास प्रोटेस्ट, अनदर शटडाउन ऑफ द कैपिटल सिटी एंड अनदर वायलेंट क्रैकडाउन। तो यहाँ पर मास प्रोटेस्ट कहाँ पर हुई है, मास प्रोटेस्ट हैज टेकन प्लेस इन पाकिस्तान, ठीक है ना, मास प्रोटेस्ट टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर ना हमारे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार ये सिचुएशन कहाँ पर हुई है, मास प्रोटेस्ट कहाँ पर हुई, किस नेबरिंग कंट्री में इंडिया की हुई, पाकिस्तान में हुई, क्यों हुई, वाई, क्यों इतनी प्रोटेस्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही हैं, protest or break, Pakistan is witnessing crisis with a prolonged slowdown between military-backed government and Pakistan Tehreek-e-Insaf Party jailed former PM. In latest hour, PTI supporters marched towards the capital after Mr. Khan made the final call for protest, demanding the release of their leader and other party functionaries. तो यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI party supporters marched towards capital, that is Islamabad capital, demand क्या है, demanding release of
their leader and other party functionaries। क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको जो है आजाद कर दिया जाए। ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन प्रिवेंटिव मेजर्स, अरेस्ट किया है, ये सब किया है। द पीटीआई लेटर कॉल्ड ऑफ द रैली टेम्परेरीली। तो मतलब आर्मी और इनके जो वर्कर्स जो पार्टी है उसके बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। ठीक है ना। मिस्टर खान इन जेल फॉर वन ईयर, मोर देन ईयर, हैज अ लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस, वंस अ फेवरेट ऑफ पाकिस्तान पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट। ये जो इलेक्शंस अभी हुए हैं उसमें भी वो बहुत सीट्स लेके गए हैं, बट फिर भी कोलिएशन गवर्नमेंट, जो आर्मी है ना वो सपोर्ट नहीं करती है इस पार्टी को। तो आर्मी नहीं चाहती है कि इमरान खान जो है वो वापस आ जाए। तो जिसके साथ आर्मी की सपोर्ट रहती है पाकिस्तान में वही पार्टी आती है। तो इसको जेल में डाला हुआ है इमरान खान जो लीडर है। तो इसी को आज़ाद करवाने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इमरान खान लीडर का नाम है, हु इज़ द फॉर्मर पीएम ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज द फॉर्मर पीएम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको बाहर निकालो। रिलीज ऑफ देयर लीडर, लीडर कौन? इमरान खान। ठीक है। उसके बाद पीटीआई नाम ऑफ द पार्टी हो गया। उसके बाद यहाँ पर इन अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, स्कूल्स इन दिल्ली स्टेट इन मिड नवंबर 2024 as part of upgraded response action plan to tackle air pollution, which is triggered when the AQI is poor, has been asked to switch from physical to online mode। अब यहाँ पर क्या हुआ है, दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए। क्यों? AQI बेकार हो गया। हम AQI बहुत बार पढ़ चुके हैं, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमने लिखवाया था ना, मैंने अभी थोड़े दिन पहले या कल ही लिखवाया मैंने। एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ग्रैप क्या है? व्हाट इज GRAP? ग्रैप इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है ना। कि मतलब अगर एयर क्वालिटी इतनी हो गई है तो ये करेगा। अब एयर क्वालिटी बहुत बेकार हो गई है तो इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया, ऑनलाइन मोड में स्कूल लगेगा। ठीक है ना। अब पुअर एयर क्वालिटी, वो कह रहे हैं कि एयर AQI क्रॉसेस 50। पुअर एयर क्वालिटी क्या होती है? ठीक है ना। एयर क्वालिटी इज पुअर द मोमेंट AQI क्रॉसेस 50। अगर AQI 50 क्रॉस कर गया तो विच इज कंसिडर्ड गुड एयर क्वालिटी बाय इंडियन नॉर्म्स। वो कह रहे हैं अगर AQI क्रॉसेस 50 तो वो बेकार है। ठीक है ना। और इट इज नाइव टू बिलीव दैट AQI दैट इज मोर देन 400 क्लासिफाइड एज सिवियर। और अगर एक मिनट पहले लिख लेते हैं, AQI इज मोर देन 400 क्लासिफाइड एज सिवियर और सिवियर प्लस। तो अब क्या है, वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर, ठीक है ना, एयर क्वालिटी अगर 50 to 400 रहती है तो सही है, वो कहते हैं कि ठीक है। बट वो कह रहे हैं कि भैया जैसे ही 50 क्रॉस हुआ, पुअर हो गई एयर क्वालिटी, बेकार है, हम 400 पे जाके रोना रोना स्टार्ट करते हैं तो गलत है। ठीक है ना। तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जैसे ही 50 से ऊपर जाता है वो खराब है। इंडिया वाले 400 तक पहुंचते पहुंचते कहते हैं ठीक है। जब 400 प्लस हो जाता है, 51 to 39 399 इज नॉट गुड, इट इज बैड, हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है ना। जो दिल्ली का हमेशा ही रहता है, वो कहते हैं सिर्फ एक ही दिन दिल्ली में ऐसा था जहाँ एयर पॉल्यूशन जो था 51 से कम था, नहीं तो AQI 50 से ऊपर ही रहता है दिल्ली का। देख लो क्या हाल हो रहा है दिल्ली वालों का। अब यहाँ पे नेशनल प्रेस डे था। ठीक है। चलो तुम खुद ढूंढ कर कॉमेंट करना नेशनल प्रेस डे कब होता है। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, वो प्रेस वाले भैया जो प्रेस लेना था वो नहीं, ये मीडिया वालों का दिन है। ठीक है ना। नो 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 नो, मीडिया। ठीक है ना, जो जर्नलिस्ट और ये सब है। तो यहाँ पर इन अ स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल प्रेस डे, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कॉल्ड अटेंशन टू द इशू ऑफ फेयर कॉम्पनसेशन टू मीडिया कंपनीज। अब यार ये फेयर कॉम्पनसेशन टू मीडिया कंपनीज का जो इशू है ये लिख ही लेते हैं, फेयर कॉम्पनसेशन टू मीडिया कंपनीज। क्या कह रहे हैं? फेयर कॉम्पनसेशन टू मीडिया कंपनीज। अब क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं फॉर किसके लिए? फॉर यूज ऑफ कंटेंट बाय बिग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स।
तो जो बिग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है ना, वो यूज कर रहे हैं इनका कंटेंट। अब यहाँ पे क्या है, मान लो आज तक है, ठीक है ना, आज तक, आज से पहले क्या कर रहा था, टीवी पे चला रहा था, बढ़िया एड्स आ रही थी, उसको पैसा कमा रहा था, न्यूज दे रहा था, एड से पैसा कमा रहा था, ठीक है। अब आज तक यूट्यूब पे भी है, वहां पर वो फ्री में अपना कंटेंट चला रहा है, ठीक है ना। यूट्यूब ज्यादा पैसे कमा रहा है, आज तक कम पैसे कमा रहा है। अब ये सही नहीं है, क्योंकि ये मीडिया हाउसेस कब तक ऐसे बोझ सहते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब फेसबुक पे ज्यादा जा रहा है और वहां पे फ्री में कंटेंट मिल रहा है। कमा कौन रहा है, यूट्यूब ज्यादा कमा रहा है, बट आज तक वाले इतना नहीं कमा रहे। द इंटरनेट्स रैपिड ग्रोथ हैज क्रिएटेड अ पावर इम्बैलेंस बिटवीन न्यूज पब्लिशर एंड लार्ज ऑनलाइन इंटरप्राइजेस व्हिच नाउ सेट द फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये ज्यादा कमा रही हैं और जो मीडिया हाउसेस हैं वो नहीं कमा रहे हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और गूगल जो है, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस जो हैं, ठीक है ना, वहां पे क्या है, रिक्वायर टू नेगोशिएट रेवेन्यू शेयरिंग agreements and licensing deals with publishers। रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट जो हैं वो उनके साथ होते हैं कि वो यूट्यूब के साथ, वहां पे मान लो ऑस्ट्रेलिया तक कोई चैनल है, ठीक है ना, अब वो यूट्यूब से नेगोशिएट करेगा कि अच्छा तुम हमको पर व्यू इतना पैसा दोगे। ये यहाँ पर इंडिया जैसे नहीं कि जितना दे दिया उतना सही है, और यूट्यूब दिन भर दिन कम पैसे दे रहा है। हाँ, दिन भर दिन, पूछो हमसे, बताते हैं हम बहुत कम पैसा देता है यूट्यूब, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जो है उन्होंने ये किया है, तो इंडिया भी पुश कर रहा है कि ऐसा सा कुछ हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चीज़ों को डिफिकल्ट कर रही है, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन एक इशू है, तो यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है, उसके बाद आगे चलेंगे। मच हैज बीन रिटन अबाउट कर्नाटका's गवर्नमेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ अ सेस बीइंग बेस्ड सोशल सिक्योरिटी फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब यहाँ पे लिखेंगे कर्नाटका गवर्नमेंट क्या करिए, पहले हम लिख लेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगी वर्ड बाय वर्ड। कर्नाटका government's draft notification of a cess-based social security for platform workers। अब क्या है, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो इसको। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रपोजल, ठीक है ना, कि ऐसा सा कुछ होना चाहिए, बहुत बढ़िया। नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। सेस बेस्ड सोशल सिक्योरिटी फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन है, ऊबर, ओला, स्विगी, जोमैटो, ये सब क्या है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। अब इनका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो हैं ये परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है ये इन कंपनीज के। तो क्योंकि ये परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है, ना तो इनको पेंशन मिलेगी, ठीक है ना ही इनको कोई इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, ना ही इनको पेड लीव मिलेगी कि अच्छा तुम्हारे को आज काम है तुम काम पे मत आओ बट तुमको पैसा मिलेगा। ये सब चीजें क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है ना, आपकी सिक्योरिटी है सोशल सिक्योरिटी की, बुढ़ापे में हमको पेंशन मिलेगा, बुढ़ापे के लिए हमारा पैसा कंपनी इकट्ठा करिए, तो देर इज नो सोशल सिक्योरिटी इन लोगों के लिए। तो सरकार क्या कह रही है कि अच्छा ठीक है, जितना आप लोग कमा रहे हो, जोमेटो को बोल रही है अच्छा तुम इतना कमा रहे हो, इतना परसेंटेज तुम इनके एक फंड में डाल दो, उसमें से इनका कर दो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो कौन कर रहा है, कर्नाटका। ड्राफ्ट है तो वो कह रहे हैं इसके बारे में बहुत बात हुई है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं however a key aspect that did not receive attention was a platform says to generate the funds required to implement social security scheme. The draft legislation was ambiguous। तो यहाँ पर there is no clarity on rate of cess, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, प्रॉब्लम ये है no clarity on rate of cess एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन। तो कितना आप पैसा काटोगे उनकी टर्नओवर में से, कौन सी टर्नओवर में से काटोगे, कितना काटोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक लॉ दिया है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ लिखेंगे, इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ ऑन सोशल सिक्योरिटी सेस ऑफ 1% to 2% on platform
turnover subject to maximum 5% of earnings of workers। ठीक है ना, तो ये उन्होंने कहा कि 1 to 2% ऑन प्लेटफॉर्म टर्नओवर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5% ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर। तो कुछ पैसा वर्कर की में से निकाल लो पैसा, कुछ पैसा कंपनी पे करेगी, ऐसा सा कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ना वो ये बनेगा, कौन सी स्टेट जो है कुछ ऐसा सा सेस के थ्रू सेस इकट्ठा करने को कह रही है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। चलिए आगे चलेंगे। उसके बाद द क्वेश्चन देन टू डिटरमिन एट व्हाट रेट द सेस शुड बी चार्ज। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो को आंसर करने पड़ेंगे कि कितना पैसा कौन देगा, कैसे देगा, कौन से टर्नओवर में से कितना परसेंटेज निकालना है। तो बांग्लादेश में जो एक इस्कॉन जो होते हैं, जो हरे कृष्णा हरे रामा वाले होते हैं, उनके जो मंक हैं, जो लीडर है वहां पर, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन बांग्लादेश चिन्मय कृष्णदास इन चिटागोंग अरेस्टेड। ठीक है ना। अब ये कौन है? चिन्मय कृष्णदास, ये याद रखना है, लीडर ऑफ इस्कॉन इन बांग्लादेश। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी लिखेंगे स्टूडेंट लीडर्स ऑफ बांग्लादेश हैव कॉल्ड फॉर अ बैन ऑन आउटफिट। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस्कॉन को बैन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटी का है, हिंदूज का है। हिंदूज आर माइनॉरिटीज, हिंदूज क्या है? माइनॉरिटी है। तो ये जो स्टूडेंट ग्रुप है ये कह रहे हैं इसको बैन कर दो। क्यों? क्योंकि ये ना हिंदूज को यहाँ पर ये हेल्प कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो पार्टी हमने निकाली है, शेख हसीना की जो पार्टी है, उसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और पर रियल रीजन क्या है कि ये हिंदूज हैं और वो नहीं चाहते कि हिंदूज का कुछ भी यहाँ पर हो। वो हिंदूज को मार रहे हैं, माइनॉरिटी के साथ बहुत बुरा भरा हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। ये हमको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट आउटफिट कह रहा है। बट यहाँ पर एक और चीज अंदर की बात या फिर एनालिसिस, ये अलग से बता रही हूँ वैसे ही तुम्हारे ज्ञान के लिए, ठीक है। यूएसए जो है, जो बाइडन जो थे, उन्होंने ये बांग्लादेश वाला फंडा जो था अपनाया था। अब ट्रम्प आ गए हैं तो ट्रम्प पीछे बढ़ते हैं किसके? चाइना के, ठीक है ना। ये नहीं पता कि बांग्लादेश में शेख हसीना ही वापस से पावर में आ जाए, बिकॉज ट्रम्प हैज कम टू पावर। ट्रम्प से बांग्लादेश से मुझे कुछ नहीं लेना है, ओके। मेरे को चाइना आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आना चाहिए, बाकी सब कुछ। वॉर भी बंद हो जाएगी आने वाले टाइम में, हम देखेंगे कि वॉर सारी की सारी वॉर्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि ट्रम्प इज गोइंग टू से मैं किसी को कोई पैसा नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। मोरओवर ये बांग्लादेश में भी यू नेवर नो कि शेख हसीना दोबारा आकर बैठ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूएसए बैक था और जो बाइडन बैक था। ये लिखना नहीं है बट इसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आगे आगे चीजें फिर समझ तभी आएंगी। आईसीसी चीफ, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने जजेस को बोला है टू इशू एन अरेस्ट वारंट फॉर द हेड ऑफ म्यांमार्स मिलिट्री रिजीम फॉर क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द कंट्रीज रोहिंग्या मुस्लिम माइनॉरिटी। अब ये हम पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरी स्टोरी समझा देती हूँ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट chief prosecutor has asked to issue an arrest warrant for head of Myanmar's military regime। ठीक है ना। क्यों भाई? अब देखो यहाँ पर आईसीसी को चीफ प्रोसिक्यूटर क्या बोल रहा है कि आप अरेस्ट वारंट इशू करो म्यांमार के मिलिट्री चीफ के अगेंस्ट, हेड के अगेंस्ट। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, बाय। और दूसरा, पहला कि है कौन, इसका नाम क्या है? इनका नाम ये है सीनियर जनरल मिन, मिनट का मिन, आउंग हलैंग, ठीक है ना, ये इनका नाम है। और उसके बाद वाई, क्यों? क्योंकि इन्होंने फॉर कमिटिंग crimes against Rohingya Muslim
माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी कौन होते हैं? जो कम इन नंबर होते हैं। जो म्यांमार है वहां पे बुद्धिस्ट जो हैं वो मेजोरिटी में है, और जो मुस्लिम्स है वो माइनॉरिटी में, और रोहिंग्या है उन मुस्लिम्स का नाम। और उनको बांग्लादेश, इंडिया में भागना पड़ रहा है क्योंकि उनके साथ वहां अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो मिलिट्री हेड है, मिलिट्री लीडर लिखेंगे, लीडर केम टू पावर इन 2021, ठीक है ना, आफ्टर कू। कू का मतलब क्या होता है? अब इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी जो द हेग में है, ठीक है ना, वहां पर जो वहां का चीफ प्रोसिक्यूटर है वो क्या बोल रहा है कि आप अरेस्ट वारंट इशू करो, किसके अगेंस्ट? म्यांमार के मिलिट्री रिजीम का जो हेड है, मिलिट्री का जो हेड है उसके अगेंस्ट। मिलिट्री का हेड कौन है? मिनट आउंग हलांग, मिन, ठीक है, मिन आउंग हलांग, फॉर कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट रोहिंग्या कम्युनिटी। तो रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो म्यांमार में माइनॉरिटी है, मतलब लेस इन नंबर है। वहां मेजोरिटी में कौन है? बुद्धिस्ट कम्युनिटीज इन मेजोरिटी वहां पे, ठीक है ना। तो मिलिट्री लीडर जो है वो कब पावर में आया? 2021 में, जब कू हुआ। कू का मतलब क्या होता है? फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। जो गवर्नमेंट पावर में है उसको लात मार देना फालतू में, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही फालतू में लात मार के खुद पावर में आ जाना, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं। अब आगे चलेंगे। अब आईसीसी ने ऑलरेडी अरेस्ट वारंट्स किसके लिए इशू करे हैं? क्वेश्चन है ये। जो जितने नाम बताएगा उसके लिए मैं एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगी पक्का, ठीक है ना। जितने नाम मुझे बताएगा उतने सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे। चलो आगे। उबर अनवेल सेफ्टी फीचर विद फोकस ऑन वुमेन राइडर्स। जो वुमेन राइडर्स उबर पे जा रहे हैं उनके लिए सेफ्टी फीचर लेकर आया है। राइड हेलिंग सर्विस उबर अनवेल सेफ्टी फीचर सच एज ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर राइडर्स एंड वुमेन राइडर प्रेफरेंस फॉर फीमेल ड्राइवर्स, ठीक है ना। तो उबर क्या कर रहा है? उबर अनवेल्स सेफ्टी फीचर्स विद फोकस ऑन वुमेन राइडर्स। जो वुमेन राइडर्स है उनके ऊपर फोकस के हिसाब से क्या कर रहे हैं? सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो निकाल रहा है कौन? उबर। तो हमें बस इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद तंजानिया टू ऑनर अदानी पैक्ट। तंजानिया के साथ जो अदानी के पैक्ट्स हैं, तंजानिया कह रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं, यूएस में जो भी किया वो किया, हमारे साथ ये बढ़िया कर रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो तंजानिया और अदानी के जो पैक्ट्स हैं वो तंजानिया कह रहा है हम चलेंगे। तंजानिया कंट्री है, तंजानिया अदानी। तंजानिया कह रहा है मेरे को अदानी से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने मई 2024 में तंजानिया entered into a 30-year concession agreement with Adani Ports, a unit of Adani Group, to operate a container terminal in its Dar es Salaam port, known as Container Terminal 2। अब ये क्या कह रहे हैं? तंजानिया 2024 में एक अग्रीमेंट कर चुका है, किसके साथ? अदानी पोर्ट्स के साथ, जहां पर ये कंटेनर टर्मिनल 2 जो है 30 ईयर का अग्रीमेंट है उसको चलाने का, ये सब कुछ करने का। अदानी पोर्ट्स ऑल्सो स्टक अ शेयर परचेज अग्रीमेंट, 95% स्टेक इन स्टेट ओन तंजानिया इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल सर्विसेज। तो यहाँ पर अदानी पोर्ट्स agreement for 95% stake in state owned, मतलब government owned, state owned Tanzania International Container Terminal Services for
95 मिलियन। अब हमें क्या समझना चाहिए एज इंडियंस, हमें लगता है यार ये तो मोदी का भक्त है, ठीक है ना, मोदी की वजह से ये जिंदगी में आगे जा रहा है, यूएस हमें बचा रहा है। नहीं, यूएस हमारे कभी भी यूएस हमारा वो रिश्तेदार है इंडिया का जो हमें आगे बढ़ते हुए देखकर कभी खुश नहीं होगा। वो सबके पास चुगलियां करे, अरे तेरे को पता है ये ऐसे पैसे कमा रहे हैं, तुझे पता है ये ऐसे, जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, अगर तुमने उनको नहीं बताया तुम कैसे बना रहे हो, वो गलत गलत चीजें बनाएंगे, वो तुमको ड्रग्स बेचने भी लगा देंगे कि अरे ये तो ड्रग्स बेच के पैसे कमा रहे हैं, इन्होंने तो सारा ऐसे ही कमाया, राइट। तो यूएस से इंडिया का वो रिश्तेदार है। जब जो बाइडन आ गया, ठीक है ना, जो बाइडन हमारी वो मासी वो बुआ है जो हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। अब हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हम देखो तंजानिया के साथ हमने कर लिया, अगर यूएस की कंपनी करती तो जो बाइडन को बढ़िया लगता, ठीक है। तो अदानी को इसलिए बदनाम करने पे कहीं ना कहीं तुला हुआ है। हमें ये वाली बात भी ध्यान में रख सकते, क्या पता वो हो मोदी का भक्त, मोदी की वजह से वो हो, बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये आगे जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो कनाडा हो, वो इंडिया को आगे बढ़ते हुए या किसी भी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। ये पता है कौन समझ सकता है, अगर कोई बच्चा मिडिल क्लास फैमिली या पुअर बैकग्राउंड से ऊपर बढ़ा है ना, और उसके रिश्तेदार अमीर थे, तो जब वो अपने घर को भी आगे लेकर जाता है ना, तो उसके रिश्तेदार ऐसे देखते, अरे इन्होंने ये कर पा लिया, इनकी इतनी औकात हो गई, कैसे हो गई, तो हम वही हैं यूएसए के लिए, इंडिया की इतनी औकात हुई तो कैसे हुई। तो एज इंडियंस वी नीड टू रिमेम्बर कि हमें हर चीज को खुली आंखों से देखना है, हमें अपने दोनों ही चीजों को सामने रखकर याद रखना है कि हाँ, अगर कोई कंपनी हमें आगे लेकर जा रही है तो दूसरा देश इसको हजम नहीं कर सकता, ठीक है ना। और हमें सच देख, हमें वी शुड एंटिसिपेट दैट ऑल्सो, जब तक ट्रुथ सामने नहीं आते, अगर कोई जाते हुए हमें कुछ भी बोल रहा है हमको उसको नहीं विश्वास करना है एज इंडियंस, राइट। 4 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस गेट प्रेसिडेंट्स कलर्स फ्रॉम आर्मी चीफ। ये प्रेसिडेंट कलर्स का मिलना मतलब एक ऑनर है, ठीक है ना। जैसे हमें स्कूल में फ्लैग्स मिलते हैं ना, अरे तुम इंग्लिश बोलते हो तुमको ये फ्लैग मिलेगा, तुम हिंदी बोलते हो तो तुमको रेड फ्लैग मिलेगा। मुझे नहीं पता अभी ये स्कूल में चलता है या नहीं, हमारे टाइम पे चलता था और मैं हमेशा हिंदी बोलती थी मुझे ग्रीन कम ही मिला होगा। जब बहुत ज्यादा रेड मिल गए थे तो मेरी मम्मा ने कहा कि भैया बहुत बेइज्जती हो रही है, बोलने लग जाओ इंग्लिश, तुमको आती तो है, क्यों ऐसे चौड़ में घूम रहे हो। 4 बटालियंस ऑफ आर्मीज लिखेंगे, 4 battalions of armies, mechanized infantry presented president's colors। तो 4 बटालियंस ऑफ आर्मीज मैकेनिकल इन्फेंट्री जो है उसको प्रेसिडेंट कलर्स मिले। तो हमें याद रखना है 4 आर्मी की बटालियंस हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को मिले हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट बाय आर्मी चीफ जनरल, किसने दिया ये, बाय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र बख्शी, सॉरी उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र बख्शी एक बुक आती है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों चलती रहती है, द्विवेदी, ठीक है। ड्यूरिंग अ सेरेमनी, ओके, द प्रेसिडेंट्स कलर वर अवॉर्डेड टू, ये लिख लेते हैं, प्रेसिडेंट्स कलर, प्रेसिडेंट्स कलर लिखो, president's color were awarded to 26th and 27th battalions of mechanized infantry, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो है, ठीक है ना, उनको मिला है रेजिमेंट, एंड 20th and 22nd battalion, 20th and 22nd battalions of brigade of the guards। तो ये यंगेस्ट बटालियन भी है। अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आना बहुत ही डिफिकल्ट है, रीडिंग मारते रहोगे तो अगर आ भी गया तो निकाल सकते हो, बट आज 4 बटालियंस को मैकेनाइज बटालियंस मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन को मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है।
ठीक है ना। उसके बाद न्यूमरस अचीवमेंट इंक्लूडिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू बोथ। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट कलर फॉर देयर एग्जेम्पलरी सर्विस originating from historical military tradition where flags represented a unit's identity, president color is one of the highest honors. अब president color क्या होता है? President's colors is one of the highest honors awarded to a military unit in the army. ठीक है ना, हाईएस्ट ऑनर है जो एक मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस किस को मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से आने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, आगे चलेंगे। इंडियन आर्मी रिसीव्स लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मतलब सामान जो लेकर जा सके, सामान जो उठा करके छोड़कर और लेकर आ सके। ड्रोन्स फॉर यूज इन ईस्टर्न सेक्टर। द आर्मी हैज रिसीव्ड संबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन प्रोक्योर्ड फ्रॉम इंडोर एयर सिस्टम्स फॉर डिप्लॉयमेंट इन द ईस्टर्न सेक्टर, द कंपनी अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे। इन अनदर डेवलपमेंट, IIT कानपुर अनाउंस्ड अ मेजर एडवांसमेंट इन स्लेड technology by launching the meta material surface clocking system अनालक्ष्या। ठीक है ना, स्लेड का मतलब कि ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब संबल 20 क्या है? इज एन इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर बेस्ड ऑन वेरिएबल पिच टेक्नोलॉजी एंड केपेबल ऑफ कैरिंग पेलोड्स ऑफ 20 kg। 20 kg का सामान उठा सकता है ये। अकॉर्डिंग टू इंडोर एयर विच वॉज इंक्यूबेटेड एट IIT कानपुर इन 2018। इंक्यूबेटेड मतलब स्टार्टअप है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? IIT खड़गपुर के इंक्यूबेटर से। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, स्पेशली टेक्नोलॉजी वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वाले जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा होता है कि किसी ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो भाई तुम यहाँ पे बैठ सकते हो, ये सब कुछ होता है। तो ये इंक्यूबेटेड स्टार्टअप कहाँ पे चला? ये वाला IIT कानपुर में। द टेंडर वॉज इशूड अराउंड 2023 एंड Sambal 20 is engineered to meet rigorous operation demands, supporting missions such as long-range deliveries और ये सब logistics है। Its advanced vertical takeoff and landing technology enables seamless operations। मतलब ये एक टेक ऑफ और लैंडिंग कैसे करता है? जैसे एक एरोप्लेन टेक ऑफ लैंडिंग करता है। नॉर्मली जो ड्रोन्स होते हैं वो तो ऐसे उड़ जाते हैं और उड़ जाते हैं, वैसा सा नहीं है शायद ये। ठीक है ना। अब इसमें द अनालक्ष्या MSCS इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रोफेसर अनंता रामाकृष्णा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, प्रोफेसर कुमार वैभव श्रीवास्तव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोफेसर J रामा कुमार फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ द IIT। दे डेवलप्ड इट विद द टीम ऑफ स्टूडेंट्स काजल चौधरी, अभिनव भारद्वाज, ये सब PhD scholars। By offering near perfect wave absorption across a broad spectrum, the system significantly enhances the ability to counter SAR imaging and will also give effective protection from missiles, the use of radar। अब यहाँ पर क्या है? Identify करना। जहाँ पे भी the term, which term has been used, this term called स्टेल्थ इज यूज। स्टेल्थ का मतलब क्या है? कि आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो हमें पता चल रही हैं। एक तो आर्मी रिसीव्स लिखेंगे, आर्मी रिसीव्ड संबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन। ठीक है ना। अभी किसने बनाए हैं? फ्रॉम एंड्योर एयर सिस्टम। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? अब ये कहाँ पर था? ये जो सिस्टम था ये कितना पेलोड अप टू 20 kg इंक्यूबेटेड। ये कंपनी कहाँ पर इंक्यूबेटेड थी? इंडोर एयर सिस्टम इंक्यूबेटेड एट IIT कानपुर इन 2019। ठीक है ना। उसके बाद एक और सिस्टम की बात करें, उसका नाम क्या है? अनालक्ष्य। ठीक है, अनालक्ष्य। अनालक्ष्य क्या है? अगेन डेवलपमेंट ऑफ IIT कानपुर। ठीक है ना। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बाय लॉन्चिंग द मेटा मटीरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम। ठीक है ना। तो ये है स्टेल्थ का मतलब आइडेंटिफाई नहीं होगा। जिस भी चीज पे ये लगेगा, जो भी चीज के लिए बना रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो संबल 20
ठीक है, किसने बनाया है, कंपनी का नाम, कितना लोड उठा सकता है, कहाँ पे इंक्यूबेट हुआ, अनालक्ष्य क्या है, आईआईटी कानपुर ने बनाया, स्टेट टेक्नोलॉजी है, जिसको ये मेटा मटेरियल सर्विस क्लोकिंग सिस्टम से है, इसमें रट्टा मारना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल टू द महात्मा गांधी। अब यहाँ पे एमजी नरेगा, देखो यार एमजी नरेगा ऐसी चीज है, ये हर साल हम 2-3 बार पढ़ लेते किसी ना किसी इशू की वजह से, और इसकी फुल फॉर्म आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले तो फुल फॉर्म लिख लेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो अब इसके अंदर क्या है, लीगल राइट इज लीगल right to work for 100 days per year per rural household. ठीक है, each household gets a unique job card containing list of all its registered adults. अब यहाँ पर क्या है, देखो एमजी नरेगा, एमजी नरेगा की फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रूरल एरियाज में मतलब विलेजेस के अंदर, रूरल मतलब विलेजेस के अंदर जो है, ठीक है ना, विलेजेस के अंदर हर घर को 100, हर घर में से किसी एक पर ईयर पर रूरल हाउस होल्ड 100 डेज का काम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो राइट टू वर्क है, मतलब कुछ और नहीं तो ये काम मिलेगा, और ये अनस्किल्ड वर्क होता है, मतलब जैसे खड्डा खोदना, ये नहीं कि पढ़ाने को बोल देंगे चलो आप आज हिंदी की क्लास लो, नहीं, खड्डा खोदो, जो काम कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, और हर हाउस होल्ड को एक कार्ड मिलता है। तो एमजी नरेगा क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी हमसे बाय करना है तो आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर करंट अफेयर्स के वन शॉट्स मिलते हैं जो कि जनवरी से लेकर के नवंबर तक अपलोड हो गए, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मिलते हैं, बंडल्स ऑफर्स होती हैं, मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है वो है स्लैट का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, AIAT जो कि SLS पुणे 3 इयर्स का मॉक टेस्ट है वो भी अवेलेबल है जिसमें पर्सनलाइज चेकिंग होती है, JMI के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जामिया का 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, MHCT 3 इयर्स और 5 इयर्स जिसकी डेट आ चुकी है उसका भी मॉक टेस्ट हमने अवेलेबल करवा दिया है, ऑफर्स इन पे भी चल रही है, तो अगर बाय करोगे तो आपको बहुत चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, वो बंडल आप चेक कर सकते हो loggery.in पर जाकर के। NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स भी चल रहा है, वो भी आप बाय कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट जरूर कर देना। बाय।